तो हम बात कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं उस पर ही। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग। गुड टीचिंग क्रिएट्स वे ऑफ लर्निंग। इसका मतलब क्या होता है? जो अच्छी टीचिंग होगी वो आपकी लर्निंग को क्या करेगी? बढ़ाएगी और बेहतर बनाएगी ना। हाँ। इट इज सिंपैथेटिक, इट इज कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव। जो अच्छी टीचिंग होती है वो कैसी होती है? कोऑपरेटिव होती है और सजेस्टिव होती है। भाई, अच्छी टीचिंग क्या होगी? आपको सपोर्ट करेगी ना, आपको कोऑपरेट करेगी, आपकी लर्निंग को एनहेंस करेगी। कोऑपरेटिव एंड सजेस्टिव। और आपको दो बातें और एक्स्ट्रा ही बताई। ठीक है। हम्म। गुड टीचिंग इज प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लिखेंगे। प्रोग्रेसिव एंड डेमोक्रेटिक टीचिंग हिंदी में कहते हैं प्रगतिशील और लोकतांत्रिक शिक्षण। लिखो इसके बारे में। पॉइंट बना बना के लिखना। पहला पॉइंट लिखवा रहा हूं, इसके बारे में लिखेंगे। पहले हिंदी में लिख लो, फिर इंग्लिश में बोल देता हूं। इसमें अध्यापक की उच्च संलग्नता होती है। इट इन्वॉल्व्स हाईली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर। इसमें अध्यापक की उच्च संलग्नता होती है। इट इन्वॉल्व्स हाईली इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर इन क्लासरूम। दूसरा पॉइंट लिखो। इसमें बच्चे उच्च अभिप्रेरित होते हैं। चिल्ड्रन आर फाउंड हाईली मोटिवेटेड। इसमें बच्चे उच्च अभिप्रेरित होते हैं। चिल्ड्रन आर फाउंड हाईली मोटिवेटेड। बच्चों पर नियंत्रण भी उच्च होता है। हाई कंट्रोल आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। बच्चों पर नियंत्रण भी उच्च होता है। हाईली कंट्रोल आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ टीचिंग। अर्थात बच्चे स्वयं अनुशासन में होते हैं। इट मीन्स चिल्ड्रन आर फाउंड सेल्फ डिसिप्लिन। अर्थात बच्चे स्वयं अनुशासन में होते हैं। चिल्ड्रन आर फाउंड सेल्फ डिसिप्लिन। एक पॉइंट और लिख लो। Sir, can you repeat once? कौन सा वाला पॉइंट बताना है? सर, जो अभी लास्ट में बोला था आपने। हाँ, चिल्ड्रन आर फाउंड सेल्फ, क्या लिखवाया था मैंने, मतलब भूल भी गया। हाँ, चिल्ड्रन आर फाउंड सेल्फ डिसिप्लिन। ये वाला पॉइंट कह रहे हैं। हाँ जी सर, थैंक यू। हम्म। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो। चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलते हैं। चिल्ड्रन गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। बच्चों को स्वयं करके सीखने के अवसर मिलते हैं। किसी भी तरह की कोई
बंदिश नहीं होती, देर इज नो बाउंडेशन ऑन स्टूडेंट्स, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं होती। क्लासरूम आर फाउंड लर्निंग सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, कक्षा अधिगम केंद्रित और बाल केंद्रित पाई जाती है। क्लासरूम आर फाउंड लर्निंग सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, कक्षाएं अधिगम केंद्रित तथा बाल केंद्रित पाई जाती हैं। जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं, समझ में आ रही है बातें आपको? सर प्लीज रिपीट लास्ट पॉइंट। चिल्ड्रन आर फाउंड या क्लासरूम आर फाउंड, हाँ ये वाला था ना पॉइंट, क्लासरूम आर फाउंड लर्निंग सेंटर्ड और चाइल्ड सेंटर्ड, कक्षाएं जो हैं अधिगम केंद्रित और बाल केंद्रित पाई जाती है। चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने कहा डेमोक्रेटिक या फिर प्रोग्रेसिव टीचिंग की बात कर रहा है। एक एनवायरनमेंट है स्कूल का जहां पर बच्चों को आने पर उन्हें डर लगता है, जहां पर बच्चे आते हैं उनकी मम्मी छोड़ के जाती है स्कूल में क्लास के अंदर, और वो पीछे पीछे अपनी मम्मी के भागे चले जाते हैं। उन्हें डर रहता है कि आज मैं कॉपी नहीं लाया हूं तो सर मुझे मारेंगे, आज मैं स्कूल जाऊंगा तो आज मैं पिट के ही आऊंगा, उसे पता है इस बात का, है ना। हमारे स्कूल में भी ऐसे ही होता है। तो बच्चों में डर है, क्यों? क्योंकि वहां पर ना बच्चों को डराया जा रहा है, वहां पर बच्चों को ना इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, किस बात की? कि तूने ऐसा किया तो तेरे साथ ऐसा हो जाएगा। यही तो सिखा रहे हैं बच्चों को। बच्चों को ना हम इंगेज नहीं कर रहे हैं लर्निंग में, बच्चों को हम अपने साथ इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। एक टीचर की भूमिका ऐसी बन गई है बच्चों के सामने कि ये तो जैसे हमें मार देगा। अगर वही टीचर बच्चों के बीच में रहे, यानी कि अगर वो टीचर अपनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दिखाए बच्चों के साथ में, तो बच्चे अपने आप ही डिसिप्लिन में रहेंगे। यही तो होता है। हम क्या करते हैं? हम इन्वॉल्व होते नहीं है, और डिसिप्लिन हमें चाहिए, पूरा चाहिए। और डिसिप्लिन फिर कैसा चाहिए हमें? डंडे वाला। बच्चे शांत थोड़ी होंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फिर मारना पड़ेगा बच्चों को, नहीं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि आप एक स्कूल के इंस्पेक्शन पर गए हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी इसका जवाब देंगे। आप स्कूल में इंस्पेक्शन कर रहे हैं और एक क्लास के बाहर से आप गुजरते हैं, एक क्लास है, जैसे क्लास, इसके बाहर से आप गुजर रहे हैं, और वो क्लास, उस क्लास में बच्चे बैठे हैं 40, और एक टीचर है मौजूद है, लेकिन बड़ी शांत है क्लास, सारे बच्चे चुपचाप बैठे हैं। आप बाहर से निकलते हैं, आप कहते हैं अरे वाह, बड़ी बहुत अच्छी क्लास है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएफ इस क्लास को आप अच्छा मानेंगे या बुरा मानेंगे? सोच के इसका जवाब देंगे। एनसीएफ इस क्लास को अच्छा मानता है, बुरा मानता है? 24 बच्चे, 23 बच्चे यहाँ पर है पार्टिसिपेंट्स, तो इनसे भी मैं ये इनके रिस्पॉन्स चाहूंगा। सर टू ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो जो टीचर है वो फ्रेंडली हो, या फिर टीचर स्ट्रिक्ट हो, इस वजह से बच्चे शांत बैठे। क्योंकि मैं स्कूल में जाती हूँ तो मैं इतनी फ्रेंडली हूँ तो बच्चे चुप ही रहते हैं। चुप रहते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है। ठीक है, चलो अच्छा, आपने कोशिश की। दूसरा कोई बच्चा बताए। सर क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी अलग पॉइंट है। बच्चे हाँ, शांत हैं, दैट मीन्स बच्चों का इंटरेक्शन कम है। ठीक है, इंटरेक्शन कम है, वो यहाँ वाली बात है। और बताए कोई अपना विचार रखें। आप इसे अच्छा मानते हैं बुरा मानते हैं, बस मेरा सवाल ये है।
इस क्लास को आप अच्छा मानेंगे बुरा मानेंगे? चलिए चर्चा करते हैं। अगर हम किसी कक्षा के बाहर से गुजरते हैं और ये पाया गया कि किसी कक्षा में टीचर स्टूडेंट दोनों हैं और वो क्लास शांत है, तो इसे बुरा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उस कक्षा के अंदर किसी भी प्रकार की लर्निंग नहीं हो रही है। वे बच्चे डरे हुए बैठे हैं टीचर से। अभी जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर बताया कि सर दो ऑप्शन हो सकते हैं कि मैं स्कूल में जाती हूँ, बच्चे मेरे साथ बहुत फ्रेंडली हैं, तो वो भी शांत बैठ जाते हैं, लेकिन लर्निंग के नजरिए से वो क्लास शांत है। और शांत का मतलब क्या हुआ? वो कुछ कर नहीं रहे हैं। अगर वो फ्रेंडली है तो आपका, उनका या उन बच्चों का आपस में कुछ तो डिस्कशन हो रहा होगा क्लास में। या तो आपने ये बोल रखा है बच्चों को कि बेटा स्कूल में ना विजिट हो गई है तो सारे शांत हो जाओ, है ना? लेकिन अच्छा, कभी आप किसी हेलो सरकारी, सर। हाँ जी, सर एक्चुअली मैं अबैकस कराती हूँ, तो स्टूडेंट्स अबैकस की किट्स लेके आते हैं डेली। उन्हें ये रहता है कि हमें सम्स करना है, और अभी हमारा एक कंपटीशन हुआ था, तो उनको ये है कि हमें सम्स करना है और मैम को फिर बाद में दिखाएंगे सम्स, तो इस वजह से था। ठीक है ठीक है, नहीं आपका पॉइंट अच्छा है। ओके सर। लेकिन बस मैंने एक वो ओके। सिचुएशन रखी थी ना, तो उस सेंस में मैं हाँ पूछ हाँ रहा हूँ। हाँ। हाँ। ओके। तो क्या होता है, मैं फिर से पॉइंट पे आता हूँ। तो उस क्लास को हम क्या मानेंगे? अच्छा, कभी आप किसी सरकारी स्कूल के बाहर से गुजरे हैं? जैसे एमसीडी के स्कूल होते हैं, इस गली से निकले तो वहां पे वहाँ एक एमसीडी का स्कूल मिल गया आपको, यहाँ से निकले एक स्कूल, क्योंकि आरटी एक्ट के हिसाब से हमारे एमसीडी के स्कूल्स विद इन 1 किलोमीटर के दायरे में बनाए गए, है ना? अरे किसका ये गाना चल रहा है? म्यूट कर लो भाई, या तो तेज चला लो, हमें भी मजा आए सुनने में। हाँ। तो स्कूल के बाहर से गुजरते हैं और आपने कभी वो शोर सुना है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और बच्चे पोएम रेसिटेशन कर रहे हैं, फिर चिल्लाने की आवाजें आ रही है। एनसीएफ ये कहता है कक्षा में शोर होना चाहिए। और शोर किसका? सिर यस फोड़ने सर। का नहीं, डेस्क तोड़ने का नहीं, पंखे मोड़ने का नहीं। शोर होना चाहिए किस चीज का? लर्निंग का। समझ रहे हैं? अगर कक्षा में लर्निंग का शोर हो रहा है तो वो शोर भी अच्छा मानेंगे। बस इतनी बात मैं आपसे पूछा था। तो डेमोक्रेटिक का मतलब ये है जहां पर बच्चों को पूरी छूट दे दी किस चीज की? सीखने की। जहां पर बच्चे अपने आप को बाउंड फील नहीं कर रहे हैं, रो नहीं रहे हैं। आपको पता है हमारे स्कूल्स में, सरकारी स्कूल्स, मैं भी सरकारी स्कूल में हूं, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्कूल्स में वेनसडे को बैग फ्री डे बना दिया गया। हर बुधवार का दिन एक्टिविटी डे होगा, उसको हम को करिकुलर डे बोलते हैं। उस दिन बच्चे बैग लाएंगे, लेकिन बस बैग में क्या होगा? ड्राइंग शीट्स होंगी, कलर होंगे, है ना, सीजर्स होगी, फेविकोल होगा, लंच बॉक्स होगा, पानी की बोतल होगी, बस। किताबें नहीं लानी है उस दिन, कॉपी नहीं लानी है, कुछ नहीं करना है। फिर उस वेनसडे को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। लंच ब्रेक तक आधा हिस्सा, उसमें हम क्या कराएंगे? बच्चों से आर्ट एंड क्राफ्ट, कोई भी चीज करवानी है। थीम बेस्ड है, जैसे 26 जनवरी गया है अभी, झंडा बना रहे हैं बच्चे, है ना, दिवाली गई है, रंगोली बना रहे हैं बच्चे, दिया बना रहे हैं बच्चे। तो आधा दो जो हिस्सा है लंच तक का, वो तो हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट। लंच कर लिया, मिड डे मील मिल गया बच्चों को, दलिया मिल गया, आज दलिया खा रहे हैं। उसके बाद में लंच के बाद से लेकर छुट्टी तक का टाइम है, बाल सभा बोलते हैं उसको। पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा होगा, हॉल में होगा, धूप में बैठेंगे, ग्राउंड में जाएंगे, कहीं पर भी व्यवस्था करते हैं। पूरे स्कूल के बच्चे सारे एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। सारे टीचर्स अपनी अपनी कुर्सी लगा के बच्चों के पास बैठ जाते हैं। और फिर बच्चों को मौके दे रहे हैं किस बात के? किसी को फ्रंट पे आना है, कोई एक्टिविटी करनी है, 1 एक्ट प्ले करना है। भाई, भाई मेरा मन कर रहा है मैं सिंगिंग करूंगा, ठीक है बेटा आजा सिंगिंग कर। तो यहाँ पर आएगा, माइक में एक गाना सुनाएगा। अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं बेसिकली, अपने अंदर की एबिलिटी को बाहर निकाल रहे हैं। झिझक खत्म होगी। जैसे हमारे जमाने में क्या हुआ करता था,
मौके नहीं दे रहे हैं बच्चों को आगे आने के। जो टीचर के फेवरेट स्टूडेंट जो आगे बैठे हैं ना, बस वही है, वही आ रहे हैं, हमेशा वही आ रहे हैं। और जो पीछे थे ना वो पीछे रह गए हैं भाई। तो फिर अब जब उनको हम आगे बुलाएंगे ना तो वो घबराते हैं बच्चे। इसीलिए ये कहा गया कि बच्चों को ना बाल सभा में पार्टिसिपेट कराओ। अब बच्चे क्या करते हैं, अच्छा ये भी चला गया सामने बोलने के लिए, अगली बार मैं भी जाऊंगा। फिर बच्चा क्या करता है, हर बुधवार के लिए ना एक चीज सोच के आता है कि इस बार ना मैं सर को डांस करके दिखाऊंगा, इस बार ना मैं कोई एक डायलॉग बोलूंगा, टीचर की नकल करूंगा कि गौरव सर तो ऐसे करते हैं, ऐसे चल के दिखाते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो ये बाल सभा बच्चों के लिए वेनेसडे वाले दिन उनको इसलिए करवाई गई ताकि बच्चे लगातार पढ़ पढ़ के उनको ये ना लगे कि बहुत बोरियत महसूस हो रही। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये हुआ बच्चों, प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, डेमोक्रेटिक भी कहते हैं। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन गिवन बाय जॉन डीवी। जॉन डीवी ने दिया है प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। और फर्स्ट ईयर के बच्चे अगर ऑफलाइन क्लास में आना चाहें तो संडे को ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं। फेस टू फेस इंटरेक्शन मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता है बजाय ऑनलाइन के। हाँ, अगर कोई कारण है बहुत बड़ा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आप आएं और फेस टू फेस इंटरेक्शन करके चीजों को और अच्छे से समझें। ठीक है, 4 सवाल आप भी पूछेंगे। अब तो सारे चुप बैठे हैं, 23-24 बच्चे यहाँ पर ज्वाइन कर रखा है, लेकिन चुप हैं। सामने बैठने से क्या होता है ना, वर्बल एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, तो हम चीजों को समझ पाते हैं ज्यादा अच्छे से, है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला पॉइंट कह रहा है जी, गुड टीचिंग इज बोथ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल। दो शब्द है बच्चों, डायग्नोज करना एंड रेमेडी करना। हिंदी में कहते हैं निदान, उपचार। अच्छी टीचिंग के ये भी गुण हैं। क्या गुण हैं, कि वो डायग्नोस्टिक होगी, वो रेमेडियल होगी। सबसे पहले हम समझेंगे बच्चों डायग्नोज क्या होता है। डायग्नोज करना क्या होता है, इसके बारे में लिख लो, लिखो इसके बारे में। पहले इंग्लिश इंग्लिश में बोल रहा हूं पहले। टू आइडेंटिफाई लर्निंग गुडनेस, टू आइडेंटिफाई लर्निंग गुडनेस, कोमा लगा लगा के लिखेंगे। लर्निंग डिफिकल्टीज, लर्निंग गैप्स, लर्निंग एबिलिटीज एंड डिसेबिलिटीज ऑफ चाइल्ड। बालक की अधिगम अच्छाइयां, बालक की अधिगम अच्छाइयां, कमियां, कठिनाइयां, रिक्तियां, रिक्तियां लिख लोगे, रिक्तियां, रिक्तियां, क्षमता और अक्षमता को पहचानना, क्षमता और अक्षमता को पहचानना। लिख लिया बच्चों ऑनलाइन जो बैठे हैं। यस सर। गुड। सर एक और चीज बीच में आपने बोला ना, बालक की अधिगमन अच्छाइयाँ कठिनाइयाँ, उसके बाद एक चीज और बोला था ना आपने, ये लिखो, रिक्तियाँ रिक्तियां क्षमता और अक्षमता। को पहचानना है। ठीक है, रिक्तियाँ क्षमता और अक्षमता को पहचानना। हाँ हाँ हाँ, इतना ही है बस। 1 2 3 4 5, 5 है ना, 5 पॉइंट्स है। कमियां भी है, कमियां, अधिगम कमियां। अच्छा हाँ, कमियाँ। ओके, थैंक यू सर। हाँ, तो आइए समझते हैं इसके बारे में।
आप एक टीचर हैं, आप टीचिंग कर रहे हैं, आपने किसी पाठ को बच्चों को सिखाया, 40 बच्चे मान लो मेरी कक्षा में बैठे हैं। पाठ को सिखाने के बाद में या पाठ को जब हम सिखा रहे हैं उस दौरान भी हम डायग्नोज करते हैं। अभी मैं आपसे पूछता हूं बीच बीच में, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं सवाल करता हूं कि बताओ भाई इसका जवाब क्या होता है। इसके बारे में आप कुछ बताओ अपने बारे में। तो आप बता रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डायग्नोज कर रहा हूं। भाई मैं पहचान कर रहा हूं किस बात की, क्या आपको पता है इसके बारे में? तो आपके जो रिस्पॉन्स आ रहे हैं वो मुझे मदद कर रहे हैं इस बात को पहचान करने में। तो डायग्नोज बेसिकली क्या है, पहचान करना। क्या? कि बच्चे में लर्निंग गुडनेस क्या है, लर्निंग डिफिकल्टी क्या है, लर्निंग गैप क्या है। आपको पता है कि बच्चों की लर्निंग हमेशा कहां से होती है, उसकी प्रीवियस नॉलेज से, है ना। भाई मान लो आपको ना 5 तक के टेबल आते हैं, क्या मैं आपसे 8 का टेबल सुन लूं? 5 तक का आता है, 8 का सुना दोगे आप मुझे? नहीं सुना पाओगे, जिंदगी में कभी भी नहीं सुना पाओगे। क्यों? क्योंकि प्रीवियस नॉलेज ही आपकी 5 तक की है। तो 5 के बाद आप कौन सा सीखोगे, आप 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का। हाँ अब 8 का सुन लेता हूं, अब सुना दोगे आप मुझे। तो बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को ही हम बेस मान के उसके आगे लर्निंग शुरू करते हैं। तो डायग्नोज, एक टीचर का सबसे बड़ा काम है डायग्नोज करना। भाई मैंने चैप्टर पढ़ा दिया आपको, अब पढ़ाने के बाद में मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मानो 10 सवाल मैंने आपसे पूछे और 10 में से आपने 4 के उत्तर दिए मुझे, 6 के उत्तर नहीं दिए। तो ये 4 जो उत्तर दिए थे ना, ये आपकी लर्निंग गुडनेस है, अधिगम अच्छाइयां हैं ये। भाई अच्छी बातें हैं ना जो आपने बता दी। और जो 6 जो थी ये क्या हुई, ये लर्निंग डिफिकल्टी बन गई। अब इन डिफिकल्टी पे मुझे काम करना है, दैट इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। उपचार करूंगा ना मैं अब मैं। भाई एक डॉक्टर भी क्या करता है, उसके पास मरीज गया, डायग्नोज कर रहे हैं, टेस्ट लिख दिए, हाँ भाई ये 4 टेस्ट करवा के लाओ। टेस्ट में क्या होगा, पहचान होगी कि दिक्कत है क्यों। अच्छा दिक्कत आ गई, उसके बाद क्या करेगा, लो भाई ये वाला दवाई ले लो, ये पट्टी बांध लेना, ये ठीक हो जाओगे। ऐसे टीचर भी कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है बेसिकली कि डायग्नोज एंड रेमेडी दोनों एक औजार है टीचर के लिए, टूल है बेसिकली। ठीक। हाँ भाई लिख लिया आपने। अच्छा इसके बारे में लिखो, रेमेडी के बारे में लिखेंगे। रेमेडी पहले हिंदी में लिख लो। इसमें अध्यापक अपनी शिक्षण विधि में संशोधन करता है। द टीचर चेंजेस हिज और हर टीचिंग मैथड ऑल्सो। इसमें अध्यापक अपनी शिक्षण विधि में भी परिवर्तन करता है। एक पॉइंट और लिखो, बालक की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना ही उपचार कहलाता है। बालक की शिक्षण विधि में भी परिवर्तन करना, बालक की क्या लिखा, इसमें अध्यापक अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करता है, बालक की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना, टू रिमूव ऑल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चाइल्ड। बालक की अधिगम कठिनाइयों को दूर करना ही उपचार कहलाता है। टू रिमूव ऑल लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग। ठीक है। देखिए भाई, मान लो मैंने आपको एक सर चैप्टर से, डिफिकल्टीज के बाद बताना एक बार, डिफिकल्टीज के बाद। डिफिकल्टीज ऑफ चाइल्ड इज कॉल्ड रेमेडियल टीचिंग।
क्लियर है? हाँ, जैसे मान लो मैंने एक चैप्टर सिखाया, 40 बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस पूछे और मैंने ये पाया कि ना अधिकतर बच्चे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कमी कहीं ना कहीं मेरी शिक्षण विधि में है ना। भाई अगर मेरा मेथड सही होता तो बच्चे जवाब देते। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अपनी विधि में क्या करूं, चेंजेस करूं, उसमें अमेंडमेंट करूं, संशोधन करूं और दोबारा से उस पाठ को पढ़ा। तरीका बदल देंगे, उदाहरण बदल देंगे, लेवल अपना और कम करेंगे, तब जाकर मजा आएगा। देखो अब हमने क्या किया भाई, बच्चों को सिखाने के लिए हमने पहले कोई विधि अपनाई होगी, है ना, जो बच्चों को समझ में नहीं आई। अब हम क्या करेंगे, अपने लेवल को डाउन करेंगे, उदाहरण को चेंज करेंगे और सरलता से बताने का प्रयास करेंगे। और कब तक बताएंगे, जब तक बच्चे मास्टरी लर्निंग को अटेन ना कर लें। हमें तब तक बताना है जब तक बच्चे जो हैं उस चीज में मास्टरी हासिल ना कर लें, निपुण ना बन जाए बच्चे तब तक। लेकिन हम ऐसा करते हैं स्कूल्स में, 2 बार बताया, तीसरी बार तो मुर्गा बना देते हैं उसको। नहीं, मिटा दो भाई ऑनलाइन वालों। यस सर। हम्म। यस सर। यस सर। गुड टीचिंग एनकरेज यस सेल्फ सर। लर्निंग। गुड टीचिंग एनकरेज सेल्फ लर्निंग। अरे भाई सेल्फ लर्निंग क्या होती है, एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है कि बच्चा खुद से चीजों को सीखे। जय माता दी सर, सॉरी फॉर लेट ज्वाइन। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गुड टीचिंग हमेशा बच्चों को एनकरेज करे, किस बात के लिए, कि वो खुद से भी चीजों को सीखें। खुद से सीखने का मतलब क्या होता है, लर्निंग थ्रू, लर्निंग थ्रू ऑब्जर्वेशन, लर्निंग बाय डूइंग, है ना, लर्निंग थ्रू प्रैक्टिस, लर्निंग थ्रू गेटिंग एक्सपीरियंस। तो हम बच्चों में बेसिकली क्या कर रहे हैं, बच्चों में बेसिकली हम जिज्ञासा को विकसित कर रहे हैं कि वे अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। और बढ़ाने के तरीके सामने आपके स्क्रीन पर मैंने लिखवा दिए, ये हो सकते हैं। ठीक है, अगली बात, जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। आइए अब हम टीचिंग के प्रिंसिपल की बात करेंगे। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, योजना का सिद्धांत। हम्म, ये मिटा दो बच्चों, बोर्ड पे जो लिखा हुआ है अगर आपने लिख लिया हो तो उसको। यस। ओके, टीचिंग के अंदर प्लानिंग बहुत जरूरी है, योजना बनाना बहुत जरूरी है, योजना। और आपने एक नाम सुना होगा, पाठ योजना। सुना है भाई कभी जिंदगी में, लेसन प्लान है? भाई टीचिंग के अंदर पाठ योजना बनाओगे या यूं चले जाओगे बिना पाठ योजना के? हाँ, कुछ अध्यापक जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं वहां जाके, हाँ भाई निकालो जरा हिंदी किताब, किताब निकाल ली, अब वो नहीं पता पढ़ाना क्या है, ऑन द स्पॉट पढ़ा रहे हैं, तो उससे टीचिंग इफेक्टिव नहीं होगी।
ना टीचिंग इफेक्टिव होगी और ना ही लर्निंग इफेक्टिव होगी। तो हमेशा कक्षा में जब भी जाएं प्लानिंग से जाएं। मान लो 40 मिनट का पीरियड है, आपने इसको बांट दिया। शुरू के 5 मिनट क्या करूंगी, इंट्रोडक्शन दूंगी। शुरू के 5 मिनट इंट्रोडक्शन दूंगी। फिर कितने हो गए, मान लो 30 मिनट तक क्या करना है, प्रेजेंटेशन है, कंटेंट की डिलीवरी है ना, कोई छोटी सी एक्टिविटी है। और 30, 5, 35 और 5 मिनट बचे लास्ट में, और लास्ट के 5 मिनट में बच्चों से फीडबैक या फिर बच्चों का आकलन, असेसमेंट करने में हमारी मदद करेगा। ठीक है ना, इस तरीके से बांट लो। अब जब हम ऐसी प्लानिंग करके ले जा रहे हैं तो देखो कितनी बढ़िया आपकी टीचिंग होगी, कितनी बढ़िया आपकी लर्निंग बच्चों की बन जाएगी। ये होता है। अब हम बिना प्लानिंग के जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन दे नहीं रहे, सीधा प्रेजेंटेशन पे आ गए, असेसमेंट हमने छोड़ ही दिया, चलो भाई अगली बार मिलेंगे। तो यही तो हो रहा है विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग टीचिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आगे, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी क्या होती है भाई? फ्लेक्सिबिलिटी वर्ड क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? टीचिंग के अंदर सर बच्चों चेंजेस का। फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, लचीलापन। लचीलापन मतलब क्या है कि हम अपनी ओर से कुछ उसमें क्या कर सकें, चेंजेस कर सकें, कुछ बदलाव कर सकें अकॉर्डिंग टू चिल्ड्रंस एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड नीड। बच्चों की योग्यता, क्षमता और आवश्यकता के अनुसार जो हम बदलाव ले आए अपनी टीचिंग में, उसी को तो हम फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हैं। हम्म, उतार लिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पास्ट एक्सपीरियंस, बच्चों पास्ट एक्सपीरियंस को हम प्रीवियस एक्सपीरियंस भी कहते हैं, प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं, प्रीवियस एबिलिटी भी कहते हैं। पूर्व क्षमता, पूर्व योग्यता, पूर्व ज्ञान, पूर्व अनुभव, सारे नाम है इसके। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग प्रीवियस एक्सपीरियंस कह रहा है ये। तो हम कैसे प्रीवियस एक्सपीरियंस को जो है यूटिलाइज करते हैं। मान लो आज आप पहली बार अपनी कक्षा में गए, आपके पास में मान लो छठी क्लास है। हम्म, तो 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ के आए हैं वो उनका पास्ट एक्सपीरियंस हो गया। तो मैंने अभी बताया था कि बच्चों की लर्निंग कहाँ से होगी, उसके प्रीवियस नॉलेज से होगी ना। तो पहले बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानो आप, कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। मान लो, सपोज फॉर एग्जांपल दे रहा हूं, एक एक बच्चे को 8 का टेबल आता है, एक बच्चे को 12 तक का टेबल आता है, एक को 8 तक का आता है, एक को 12 तक का आता है। आप करवा रहे हो 14 का टेबल। अरे भाई कैसे हो जाएगा, ना तो इसको समझ में आएगा ना इसको समझ में आएगा, दिक्कत हो गई ना। इसीलिए जरूरी है ये जानना कि बच्चों का पूर्व ज्ञान क्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि हर बच्चा कक्षा में इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर बैठा हुआ है। हर बच्चे की क्षमता अलग है, हर बच्चे की योग्यता अलग है, हर बच्चे की आवश्यकता अलग है भाई। एक बच्चा दिव्यांग बैठा है मेरी कक्षा में, उसकी उसकी जो नीड है वो अलग ही तो होगी। एक बच्चा होशियार बैठा है तो उसकी नीड अलग ही तो होगी। भाई जो होशियार बैठा है उसको 20 तक का टेबल आता है, मान लो। आप कौन सा करा रहे हो, 14 का, तो ये तो उसके लिए बेकार हो गया।
बताओ फिर। तो हर बालक की नीड कैसी होगी, अलग है। हर बच्चे की एबिलिटी कैसी होगी, अलग है। हर बच्चे की योग्यता कैसी है, अलग है। इंटरेस्ट कैसा है, अलग है। एक बच्चे का मान लो इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में है, आप कह रहे नहीं तो फुटबॉल खेल, कैसे खेल लेगा वो? तो इसीलिए कहते हैं कि एक टीचर को हमेशा अपनी डायरी में नोट करना चाहिए, 40 बच्चे हैं, हर बच्चे की नीड, एबिलिटी, इंटरेस्ट क्या है, उसके आधार पर फिर प्लानिंग करें अपनी कक्षा को, तभी अच्छी टीचिंग होती है, तभी लर्निंग अच्छी मानी जाती है क्लास की। वरना क्या होगा, जैसे आए थे वह चले गए, फेल हो रहे हैं बच्चे 10वीं 10वीं क्लास में जाके, क्यों हो रहे हैं? ध्यान नहीं दिया गया कभी। चौथी वाला कह रहा है पांचवी वाला देखेगा, पांचवी वाला कह रहा है छठी वाला देखेगा, 9वीं में फेल हो जाते हैं। फिर अब तो वो पॉलिसी बैठा दी ना, 8वीं तक फेल नहीं होंगे, वो पॉलिसी हटा दी गई अब। नहीं फेल करो उनको, तीसरी में फेल करो, पांचवी फेल करो, 8वीं फेल करो। फिर हम्म, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। तो हम हमेशा बच्चों के पास्ट एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करें। प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस। देखो भाई, चाइल्ड सेंटर्डनेस बहुत बड़ी बात है। चाइल्ड सेंटर्डनेस क्या होता है? जहां पर हम बच्चों को ध्यान में रखते हुए उनको फ्रंट फुट पे लेकर आते हैं। यहां पर टीचर का रोल बहुत ज्यादा नहीं, हम बच्चों को मौके दे रहे हैं करने के। हम बच्चों को ये कह रहे हैं कि बेटा नहीं, तू कोशिश तो कर। जब चाइल्ड सेंटर्डनेस की बात होगी ना, तो टीचर क्या होगा? एज अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर क्या होता है? सुसाध्य करता। सुसाध्य करता। रोल ऑफ टीचर इज एज अ फैसिलिटेटर, है ना, जब भी हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात करेंगे। और फैसिलिटेटर क्या होता है? टीचर एज अ गाइड। भाई टीचर तो मार्गदर्शक भी तो होता है। टीचर एज अ मोटिवेटर, हमेशा बच्चों को मोटिवेट करता रहे, अभिप्रेरित करता रहे। टीचर एज अ मैनेजर। मैनेजर प्रबंधक भी होता है, कक्षा का प्रबंध करना होता है, सारी बातें होती हैं। और टीचर एज अ लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएटर। लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएटर, अधिगम की परिस्थिति को बनाने वाला। ठीक है, अधिगम की परिस्थिति को बनाने वाला ही अध्यापक है। बच्चों के लिए वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो उन्हें खुश रखे, है ना। तो ये सारी बातें एक अच्छे अध्यापक के गुण और अच्छी टीचिंग के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो अब आपकी शायद ये क्लास खत्म होने वाली है, 1 मिनट का समय बचा है। कोई डाउट हो, ऑनलाइन जो बच्चे बैठे हैं, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लो, 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है आपकी क्लास खत्म होने में। सर गाइड के बगल में सेकंड सीन क्या लिखा है? मोटिवेटर। मोटिवेटर, अभिप्रेरित करने वाला। ओके। हम्म। कोई भी डाउट हो क्लास को लेकर के, आपकी हर संडे क्लास लगेगी, और कोशिश करें कि ऑफलाइन मोड में आकर सीखें, है ना। हाँ, थोड़े से देखो मेहनत, अगर आप टीचर बनना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। सब बट अब हम लोग तो बहुत दूर रहते हैं यहाँ पे ना, आ अच्छा, नहीं सकते। हाँ नहीं, जो दूर है देखो उनकी तो मजबूरी है, खैर। जो आस पास हैं, मैं तो उनके लिए बात कर रहा हूँ जो आ सकते हैं, इससे है ना। हाँ, चलिए धन्यवाद। आपने बहुत कोऑपरेट किया थैंक यू क्लास सर। के लिए। हाँ हाँ, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर।